हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह के एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सार्वजनिक उद्यमों को संगठित करने का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक रूप कौन सा है? Which is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं, उसको संगठित करने को, उसको ऑर्गेनाइज करने का सबसे जो पुराना फॉर्मेट है, पुराना तरीका है, वो कौन सा है? ट्रेडिशनल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो जो सबसे पुराना तरीका है वो हो जाता है विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पब्लिक इंटरप्राइजेस होते क्या है? आपने को पता ही है कि जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही रहते हैं। तो वो सारे इंडस्ट्रीज कहिए, वो सारी कंपनीज कहिए जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में है, या गवर्नमेंट उनका जो है पूरा जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, किस तरह से वो वर्क करेंगी, चलाती है, तो वो सब आपका क्या हो जाता है? पब्लिक इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। और जो निजी क्षेत्र में होते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं, जो आपके या आप जैसे कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं, तो वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगी। तो जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन, किस तरह से उनके में वर्क होना है, क्या उनके लिए नियम होंगे, ये सबको डिसाइड कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पुराना ट्रेडिशनल है वो है विभागीय उपक्रम। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यमों की मुख्य विशेषता डैश है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इज autonomous or semi-autonomous organization, financed, owned and managed by the government. Primary objective of the establishment of public enterprises is to serve the public at lot of profit. A and B both। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनकी मेन या मुख्य विशेषता क्या है? ऐसे तो बहुत सी उनकी विशेषताएं होती हैं, तो जो मेन विशेषता है वो कौन सी है? स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त संगठन है, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वामित्व प्रबंधन है, सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य जनता को अधिक लाभ या सेवा प्रदान करना है, और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि क्या इसका मेन जो विशेषता है, तो ये तो ऑटोनोमस होती हैं और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही ये गवर्नमेंट जो होती है वो उसके द्वारा फाइनेंस होती है, उसके द्वारा मैनेज होती है, ओन होती है। तो ये ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी इसकी विशेषता होती हैं, तो सरकारी स्वामित्व, पब्लिक ओनरशिप है, वो तो आपने समझ ही लिया। साथ ही सामाजिक आर्थिक उद्देश्य होते हैं, कुछ सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए इनको बनाया जाता है। साथ ही इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। जनता के प्रति जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये जनता के प्रति जवाबदेह होती है जो भी ये कार्य कर रही हैं। सरकारी स्रोतों से वित्तीय प्रावधान यानी कि जो इनका फाइनेंस होता है, जो उसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो अपने बजट में या गवर्नमेंट के जो अलग जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका बजट तैयार किया जाता है। उसके बाद इस बजट के अकॉर्डिंग ही इनको जो भी फाइनेंस की इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल की जाती हैं। साथ ही प्रबंधन लाभ्यताशाही का बंधन एवं अफसरशाही, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपको पता ही है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो काम हो रहा होता है, जो भी जिस तरह से काम होता है, तो कैसे उसका प्रोसेस होता है, किस तरह से वो चलता है, तो उसमें अफसरशाही और लाभ्यताशाही बहुत ज्यादा रहती है। काम में लेट लतीफी होती है, कई दिन फाइलें, कई दिन क्या, कई महीने, कई सालों फाइलें जो होती हैं पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, तो वो चीज़ बहुत ज्यादा है। साथ ही ये व्यापक क्षेत्र है, वाइड स्कोप है, काफी बड़े लेवल तक फैला रहता है, यानी कि कोई कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ छोटे एरिया में भी हो सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं वो काफी लार्ज स्केल पर ही होते हैं, बड़ी बिजनेस ही होते हैं, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग लोकेलिटीज में उनकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो ये हो जाएंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप कह सकते हैं, या विशेषताएं या लक्षण जो कि एक जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपको समझ में आ गया होगी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संगठन भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of the following form of organization is used for the public sector enterprise in India? Departmental undertaking, statutory corporation, government company, all of the above.
तो आपको पब्लिक इंटरप्राइजेस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कई टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो दे रखे हैं 3 तरह के, तो ये तीनों ही तरह के आपको मिल जाएंगे इंडिया में। पब्लिक इंटरप्राइजेस विभागीय उपक्रम भी होते हैं, और जो वैधानिक निगम भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं। तो इन तीनों ही तरह के फॉर्म के हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेस इज डिफाइंड एज डैश एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन which caters to the needs relating to public utilities, an organization in which capital is invested by public, an organization owned and managed by public authorities for definite set of public purpose। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उसकी जो डिफिनेशन है, जो आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वो उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छे से डिफाइन करता है जो पब्लिक इंटरप्राइज है उसकी डिफिनेशन को। ये केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित संगठन है। एक संगठन जो सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह संगठन जिसमें जनता द्वारा पूंजी निवेश की जाती है। सार्वजनिक उद्देश्यों के निश्चित समूह के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन वाला एक संगठन। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक पब्लिक इंटरप्राइजेज उसकी जो करेक्ट डिफिनेशन होगी वो हो जाएगी ऑप्शन डी। ये सार्वजनिक उद्देश्यों के निश्चित समूह के लिए, यानी कि एक पर्पस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के, उनको पूरा करने के लिए इन संस्थाओं को बनाया जाता है। और ये जो संचालित होती हैं या इनका स्वामित्व जो होता है वो सब पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा ही होता है। पब्लिक अथॉरिटीज कौन सी हो जाएंगी? जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पर रहेगी वो ही रन कर रही होगी, वो ही चला रही होगी। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संगठन स्वरूप में शामिल नहीं है। The organization form of public sector enterprises doesn't include departmental undertaking, statutory corporation, government company, subsidiary to public company। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा है वो उसका एक रूप नहीं है या उसका एक प्रकार नहीं है या उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी आती है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो भी आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी आती हैं, लेकिन जो आपकी सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी दे रखी हैं वो नहीं आती। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी पढ़ा होगा, सूत्रधारियों सहायक कंपनी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर अगर कोई कंपनी जो है वो जो किसी पब्लिक इंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी है या सहायक कंपनी है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यमों के प्रमुख तत्व कौन से हैं? Which are the key elements of public enterprises? Recruitment and state control, recruitment and useful to various sectors, public accountability and state control, recruitment and public accountability। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं तत्व होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें पहले मैंने आपको जो विशेषताएं बताई थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी पब्लिक इंटरप्राइजेस की, तो वहाँ पर बताया था कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके लिए वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है सरकार, गवर्नमेंट, या फिर ये क्या है कि जो उसको रन कर रही है, चला रहा है वो। यहाँ पर जो जवाबदेही है और साथ ही स्टेट कंट्रोल, ये 2 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है? Which of the following is not a type of public sector enterprises? यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है उसमें कौन सा शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपके लास्ट के 3 दे रखे हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट, ये तीनों ही आते हैं। लेकिन जो आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जिसको आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था, अभी आपका इनकम टैक्स लाइन अकाउंट्स का जो एग्जाम हुआ है वहां पर भी आपने पढ़ा था इसके बारे में, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय जो होता है, तो ये उसमें शामिल नहीं होगा, ये उसका हिस्सा नहीं होगा। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास सरकार की शक्ति और निजी उद्यमों के परिचालन लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा है? Which of the following has the power of the government and the considerable amount of operating flexibility of private enterprises, departmental undertaking, statutory corporation, government companies, all of the above। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी कौन सी इसमें से जो उपक्रम ऐसे हैं या कौन से इसमें से जो है वो कंपनी या जो निगम है जो
गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो है उन पर कंट्रोल रहता है, और साथ ही वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं उन पर भी कुछ अपना, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं उस पर भी कंट्रोल रख सकती हैं, उस पर भी नियंत्रण रख सकती हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वैधानिक निगम, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डैश सरकार के स्वामित्व में हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, फॉरेन, सेंट्रल और स्टेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो पूरी तरह से या फिर जो है पार्टली का मतलब ये कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की में हो और कुछ उसका भाग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो इस तरह से जो है सरकार के स्वामित्व में हो सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह पूर्ण रूप से या सरकार के स्वामित्व में हो सकते हैं, तो किस तरह की, तो यह हो जाएगा आपका केंद्रीय या फिर राज्य, यानी कि सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों के ही पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व में हो सकते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिक हस्तक्षेप उच्चतम स्तर का होता है। डैश टाइप्स ऑफ पीएसयू हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उसको पीएसयू भी बोलते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तरह के जो सार्वजनिक उपक्रम है वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो हो जाएगा जो आप लोग का विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, उसमें। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित करती है, ऐसा करने से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इट्स इंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड एरियाज बाय डूइंग दिस विच ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी पिछड़े क्षेत्र में या बैकवर्ड एरिया में अपने जो भी उसके बिजनेस हैं, जो भी कंपनीज हैं वो लगा रही है, इंटरप्राइजेस को लगा रही है, तो उसके पीछे उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मोटिव होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, रीजनल बैलेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसका मेन एम रहता है कि बुनियादी ढांचे का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी एरियाज है सबको एक समान लेवल पे लाना। किसी भी एरिया में जब जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर वहां पर कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी कंपनी है, कोई भी मिल लगती है, कोई फैक्ट्री लगती है, कोई मिल लगती है, तो वहां पर क्या रहता है, जो कम्युनिकेशन के साधन है वो भी बढ़ जाते हैं, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, वहाँ पर जो लोग हैं आकर बसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रोजगार मिल रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है, इसलिए तो अपने आप ही धीरे धीरे उस एरिया का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट होने लगता है। लाइट बहुत अच्छी आने लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो वहाँ पर जो फैक्ट्री है, मिल लग रही है, उसको चलाने के लिए लाइट की भी जरूरत होगी। तो ये सारी जो बेसिक चीजें होती हैं वो अपने आप ही वहाँ पर धीरे धीरे करके डेवलप होने लगती हैं, जिससे कि वहाँ पर की विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में भारत सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू की गई थी। विच पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। जेपीजी, जीएसटी, एलपीजी, एमपीजी। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1991 में भारत सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू की गई थी। तो यहाँ पर जो एलपीजी है ये शुरू की गई थी। अब आप लोग सोचेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यहाँ पर नहीं, अगर आप कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एलपीजी की फुल फॉर्म हो जाती है। एल पर होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी पर होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी पर हो जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो जब 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, औद्योगिक नीति आई थी, तो उसमें इस एलपीजी की विचारधारा को अपनाया गया था। और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर को काफी छूटें दी गई थी, काफी उनको रिलीफ दे दिया गया था, जिससे कि वो आसानी से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, बढ़ा सकें। और बहुत से सेक्टर्स ऐसे थे जिसको पब्लिक सेक्टर से हटा करके निजी सेक्टर में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया था, और वहां पर उन्हें उसके लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी नहीं था। और साथ ही तो ये हो गया लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सी काम किए थे। टैरिफ को जो है कम कर देना या फिर एक्सपोर्ट करना, इन सारी चीजों के लिए सेज है, ईपीजेड है, ये सब चीजें विकसित की गई, जिससे कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रियल एरियाज को बढ़ाया जा सके और औद्योगिकरण बढ़े, जिससे कि देश का विकास हो सके। तो ये था एलपीजी। तो अगर कहीं पर आपसे पूछता है तो आपको इसकी फुल फॉर्म इस तरह से पता होगी कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डैश के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू डैश। मैंने पहले ही बताया था किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति, लेकिन किस माध्यम से होते हैं, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक, मीडिया। तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं पूछते, लेकिन क्या है, हमने जो इलेक्शन होता है तो वहां पर हम अपने एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारी तरफ से क्वेश्चंस करते हैं। तो यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वहां पर इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि जो भी विभाग है, जो भी इसको संभाल रहे होते हैं, उसको जो है रेगुलेट कर रहे होते हैं, उन्होंने अब तक किस तरह का कार्य किया है या वो किस स्थिति में है। तो ये सारे प्रश्न वहां होते हैं पार्लियामेंट में। तो इसके लिए जो जवाबदेही दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, वो संसद में, पार्लियामेंट में दी जाती है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है? विच गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पहले 1956 था, उसके बाद उसमें संशोधन होते गए, अमेंडमेंट होते गए, अब जो आप लोग का जो चल रहा है वो 2013 चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इसके अंडर में जो है उद्यम होगा, वो पंजीकृत होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो वो हो जाता है सरकारी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो इसके अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो निगम होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, तो उनके लिए अलग से ही उनका संसद में एक अलग से उनके लिए अधिनियम आता है, जैसे कि जीवन बीमा अधिनियम है, अलग से उसके लिए पूरा एक्ट आया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको रेगुलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका काम होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, जो कंपनी और निगम, कॉर्पोरेशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं, और जो कॉर्पोरेशन होती हैं उनके लिए एक अलग से अधिनियम एक्ट बनाया जाता है। उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही उनको जो रेगुलेशन होता है, किस तरह से वो काम करती हैं, सारी चीजें उसी एक्ट में रहती हैं। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंपनी या कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अभी कंपनी ला का जब आगे पेपर होगा तो वहां पर इसको मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी? रीजनल बैलेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर है वो अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन कैसे होगा, मैंने भी समझा दिया कि पिछड़े क्षेत्र में अगर जो अपने बनाएगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी अपने आप ही फैसिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी कि जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर उसके हमें काफी सेविंग्स या बचतें मिलती हैं। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा तो ये भी मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो ये तीनों ही हो जाएंगे। एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में डैश के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय डैश, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगी और उसका आंसर दूंगी आप लोगों को। अब तक आप लोग मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।